डियर स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को ज्ञात करने के जो तरीके हैं, जो डिटर्मिनिंग मेथड्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे हम जालक ऊर्जा का मान है वो निर्धारित करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल जालक के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जालक ऊर्जा होती क्या है। एक्चुअली जो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या हम कहते हैं कि आयनिक बंध के द्वारा बंध जाते हैं। और इस प्रकार एक 3 डायमेंशनल स्पेस में ये जो स्ट्रक्चर है जो यूनिट सेल की, वो रिपीट होती चली जाती है और एक लार्ज स्केल का जो क्रिस्टल है वो फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस में जब विपरीत आवेशित जो आयन है वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एक्चुअली जब ये आयन पास आते हैं तो इनके पास आने के कारण क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और चूँकि यहाँ पर विपरीत आवेशित आयन है वो आपस में बॉन्डेड हो रहे हैं आयनिक बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ पर जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है या हम कहें स्थितिज ऊर्जा है उसके मान में कमी आएगी और ऊर्जा है वो लिबरेट होती है, निकलती है या निष्कासित होती है। और इस निकलने वाली ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सिंपली हम यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि गैसीय आयनों से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। या इसको दूसरी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को जब हम तोड़ते हैं तो अलग अलग उसको आयनों में उसको आइसोलेट करते हैं, तो इस प्रोसेस में जो ऊर्जा काम में ली जाती है या कंज्यूम होती है उसकी मात्रा भी जालक ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर ये शो किया गया है कि जब विपरीत आवेशित आयन है वो आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज की जाती है जिसको हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। फर्दर ये जब लार्ज स्केल पर जुड़ते चले जाते हैं आपस में तो ऊर्जा की बहुत सारी मात्रा निकलती है। और ये जो विपरीत आवेशित आयनों के आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है या हम कहें कि जो स्टेबिलिटी आ रही है, और इस स्टेबिलिटी आने का कारण होती है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज की जाती है। तो इस रिलीज होने वाली ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। फर्दर हम बात करते हैं कि इसकी जो डिटर्मिनिंग मेथड्स हैं वो 2 प्रकार के। एक थ्योरेटिकल मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल मेथड की यदि हम बात करें तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता एक टॉपिक था और उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसकी कोई डायरेक्ट विधि नहीं है, तो उसको हम बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा ज्ञात करते हैं, जो कि एक हम कहें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल मेथड, जो कि बॉर्न समीकरण होता है। इसको हम बॉर्न लैंडे समीकरण भी कहते हैं। एक्चुअली जब आयन्स एक दूसरे के पास आते हैं तो चूंकि ये विपरीत आवेशित आयन होते हैं तो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएंगे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक नज़दीक आते हैं। उसके बाद यदि नज़दीक आएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। तो इनकी एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है और इस दूरी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर आयनिक डिस्टेंस, अंतर आयनिक दूरी या अंतर नाभिक की दूरी भी इसको कह सकते हैं। इस स्टेट की यदि हम बात करें तो इस स्टेट पर जो रिपल्सिव और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। हम मानते हैं कि ये
अब एक स्टेबल जो कंडीशन है वो इनकी बन गई है। तो इस स्टेबल कंडीशन के लिए जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है उसको हम एक इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z1 Z2 E² अपॉन D प्लस BE² अपॉन DN। यहाँ पर हम बात करें PE की पोटेंशियल एनर्जी है, Z1 और Z2 जो विपरीत आवेशित आयन हैं दो, उन पर जो चार्ज है, आयन पर जो चार्ज है उनकी मात्रा है, E² जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और D यहाँ पर दो जो आयन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरेक्शन में, उनके बीच की दूरी है, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी है। फर्दर हम बात करें प्लस B यहाँ पर रिपल्सन कोएफिशिएंट है, जो कि रिपल्सिव इंटरेक्शन के बारे में हमें बताता है। N यहाँ पर है बॉन्ड एक्सपोनेंट, और जनरली हम बात करें कि N है, इसका जो मान है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ये मान बढ़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, एक अट्रैक्टिव मैनर का है और एक रिपल्सिव मैनर का है, एक आकर्षण के लिए और एक प्रतिकर्षण के लिए। यदि हम N की वैल्यू की बात करें तो N की जो वैल्यू है वो, ये जो दो प्रकार के जो आयन यहाँ पर इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन में, तो इनके लिए जो N के मान होते हैं दोनों के लिए अलग, इनका हम एक औसत निकालते हैं, और वो औसत N की वैल्यू होती है। फर्दर यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को, यदि हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर हम इस सोडियम केटाइन के रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करें कि जो D डिस्टेंस पर जो सोडियम के साथ इंटरेक्शन में जो क्लोराइड आयन है वो कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक इधर है 3D में, एक इधर है, और एक इधर नीचे की ओर है। तो इस प्रकार टोटल 6 सोडियम के साथ क्लोराइड आयन है वो D डिस्टेंस पर मौजूद है। तो इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। टोटल जो उस डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है D, जो कि एज ए डिस्टेंस है, और ये जो फेस से डायगोनल है, हम इसको बोलते हैं फलक विकर्ण, ये दूरी होती है √2D, और यदि हम बॉडी डायगोनल की बात करें काय विकर्ण की, तो ये होता है √3D। तो इन पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अलग अलग संख्या में जो आयन्स होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। और हम बात कर रहे थे D की, तो D डिस्टेंस पर केवल क्लोराइड आयन ही होंगे। यदि हम बात करें √2D की, तो यहाँ पर केवल सोडियम कैटायन ही मिलते हैं। यदि हम बात करें √3D की, तो यहाँ पर क्लोराइड मिलेंगे। इस प्रकार अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग संख्या में और अलग अलग जो चार्ज्ड पार्टिकल है या आयन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर D डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 क्लोराइड आयन होंगे, तो इसको हम लिखेंगे -6E² अपॉन D। Z1 और Z2 है वो प्लस माइनस है, तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर हम बात करें √2D के रेस्पेक्ट में, तो √2D के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सोडियम के साथ सोडियम आयन की इंटरेक्शन है, और चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो Z1 और Z2 वो प्लस होंगे, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। और √2D डिस्टेंस पर टोटल 12 सोडियम कैटायन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे 12e²। इसी प्रकार बाकी जो डिस्टेंस है उनके अकॉर्डिंग इनकी संख्याएं लिखेंगे। और यदि ऑपोजिट चार्ज के साथ इंटरेक्शन है तो हम माइनस लगाते हैं, यदि सेम चार्ज आयन के साथ यदि इंटरेक्शन है तो प्लस लगाते हैं। इस प्रकार से जो ये इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन में हम -e²d जब कॉमन लेते हैं और एक अनंत श्रेणी का एक योग समीकरण हमारे पास बनता है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 1.747558। और इससे कांस्टेंट वैल्यू को हम मेडुलन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक टेबल में अलग अलग जो क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स हैं, उनके लिए जो मेडुलन कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज दी गई है। अब हम बात करते हैं कि एक तो हमने यहाँ पर जो अट्रैक्टिव मैनर का जो कंपोनेंट था उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब जो रिपल्सिव मैनर का जो PE2 से हम इसको डिनोट करेंगे। इससे पहले वाला जो कंपोनेंट था वो PE1 था। तो इसको हम देखें कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो नियर बाई जो आयंस होते हैं उनकी संख्या लिखते हैं हम। और सोडियम क्लोराइड के लिए हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या जो उपसंयोजक संख्या का मान होता है वो 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। उसके बाद में BE²/D और D की पावर 8 है यहाँ पर। तो जो n का मान जो 8 आया वो किस प्रकार से है, तो इसके लिए हम जो सोडियम प्लस और Cl माइनस के लिए जो n वैल्यूज़ हैं उनका हम औसत निकालते हैं, उनको हम जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n का मान इस क्रिस्टल के लिए प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो PE2 = 6BE²/D⁴ प्राप्त होता है। अब हम जो दोनों इक्वेशंस हैं PE1 और PE2, तो यदि हम कंबाइंडली लिखें तो अब हमारे पास इक्वेशन होगी PE = -AE²Z²/D + PE²/D⁴n। तो यहाँ पर ए मेडुलन कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये है, Z यहाँ पर जो आयनिक आवेश का अधिकतम सामान्य गुणक होता है, ये कॉमन फैक्टर होता है, ये वैल्यू है। और इसके लिए जो पर्टिकुलर अलग अलग क्रिस्टल के लिए जो वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें कैल्शियम क्लोराइड या डाइसोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो इसके लिए 1 होता है। फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड के लिए 2 होता है। तो अपॉन D + BE²/D⁴n। यहाँ पर जो B है वो है रिपल्शन कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर इसको हम फर्दर लिखेंगे स्मॉल b इंटू जो नियर बाई आयंस हैं उनकी संख्या। यहाँ पर हमने लिखा है 6 × B। तो सोडियम क्लोराइड के लिए नियर बाई जो आयंस हैं वो 6 हैं। फर्दर हम बात करते हैं कि एक आयन युग्म के लिए एक ऊर्जा चित्र या ऊर्जा आरेख ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब आयन है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे अपोजिट चार्ज्ड जो आयन है या विपरीत आवेशित जो आयन है वो निकट आते हैं, तो जैसे जैसे निकट आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, और ये कमी एक पॉइंट पर सबसे न्यूनतम होती है। और इस पॉइंट पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है वो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, और इसी पॉइंट पर इनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। और ये जो डिस्टेंस होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये होती है D0
या डी नॉट। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।